हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष गोयल। अकाउंटिंग की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंट्स के कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमारे को समझने होंगे, उनका क्या मतलब होता है। अकाउंटिंग टर्म्स मतलब कुछ ऐसे अकाउंट्स में यूज होने वाले वर्ड्स जिनका हमारे को अकाउंट्स में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड है ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का सिंपल सा इतना मीनिंग है, बिजनेस में होने वाले सारे पैसे से रिलेटेड लेन देन। मतलब बिजनेस में हम पैसे से रिलेटेड जितने भी लेन देन करेंगे, मतलब एग्जांपल मान लीजिए अपना किसी भी चीज का बिजनेस, मान लीजिए अपना किराने का बिजनेस है, तो अगर मान लीजिए अपन कुछ किराने का सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या किसी से पैसे ले रहे हैं या किसी को पैसे दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं या फिर मान लो रेंट दे रहे हैं या फिर मान लो कोई बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह परचेस कर रहे हैं, तो ये सब जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आएंगे। मतलब ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन हो। सेकंड वर्ड है कैपिटल। कैपिटल का सिंपल सा मीनिंग है वो पैसा जो बिजनेस के मालिक ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हर इंसान को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस के अंदर, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। अब जरूरी नहीं वो पैसा ही लगाया, पैसा या पैसे से रिलेटेड कोई भी और चीज असेट भी लगाई हो तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए अपन ने किराने का बिजनेस किसी ने स्टार्ट करा, मान लीजिए उसका नाम है राम। राम ने किराने का बिजनेस स्टार्ट करा, उसकी दुकान का नाम है XYZ एंटरप्राइजेस। तो राम और XYZ एंटरप्राइज ये दोनों पहली बात तो अलग अलग पर्सन है। तो शुरू में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राम क्या करेगा, XYZ एंटरप्राइज में कुछ पैसा लगाएगा। मान लीजिए उसने 10 लाख रुपए लगाए और साथ में उसे लग रहा था XYZ एंटरप्राइज के लिए क्या करना है, कुछ ना कुछ जगह की जरूरत है जहां पे अपन वो दुकान लगाएंगे। तो राम का कहीं पे एक बिल्डिंग थी, एक जमीन और बिल्डिंग थी, उसने वो बिजनेस में यूज कर रहा है। तो राम ने बिजनेस को क्या किया, एक तो 10 लाख रुपए कैश दिए ताकि क्या कर सके, बिजनेस के खर्चे उससे कर सके, और दूसरा क्या दिया, एक बिल्डिंग जो कि मान लीजिए उसकी वैल्यू थी 20 लाख। तो टोटल राम ने कैपिटल कितनी लगाई, 30 लाख। 10 लाख तो कैश और 20 लाख की क्या दे दी, बिल्डिंग। तो कैपिटल का सिंपल सा मतलब है वो पैसा जो बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, ये होता है कैपिटल। तीसरा वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल का जस्ट उल्टा होता है। कैपिटल मतलब क्या होता है, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से कितना पैसा निकाला। अब चाहे वो पैसा निकाले, चाहे पैसे से रिलेटेड कोई और चीज। जैसे मान लीजिए राम, अभी मैंने बताया उसकी किराने की शॉप, वो मान लीजिए किराने की शॉप में से 1000 रुपए का किराने का सामान घर पे ले गया, तो गुड्स उसने निकाले काय के लिए, घर के लिए, तो उसका पर्सनल काम हो गया। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। तो बिजनेस में से अपने पर्सनल खर्चों के लिए जो भी चीजें निकाल रहा है, चाहे वो सामान निकाले चाहे पैसे निकाले, उन सबको बोलेंगे ड्राइंग। तो अभी मान लीजिए उसने 1000 रुपए का सामान निकाला, तो 1000 रुपए के सामान जो निकाले वो क्या है, ड्राइंग। मान लीजिए सेम अगर 1000 रुपए वो कैश निकाल ले, मान लीजिए उसकी दुकान है किराने की, उसका लड़का आया मान लो दुकान पे, और किसी पर्सनल खर्चे की वजह से उसने अपने लड़के को बिजनेस में से 1000 रुपए निकाल के दे दिए, तो वो भी क्या होगी, ड्राइंग। तो ड्राइंग का सिंपल सा मतलब है बिजनेस में से कितना पैसा या पैसे से रिलेटेड चीजें निकाली, उसे बोलेंगे ड्राइंग। अगला वर्ड है असेट्स। सबसे पहले तो असेट्स का मतलब क्या होता है। असेट्स का सिंपल सा मतलब है बिजनेस की वो प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस के राइट्स मतलब अधिकार, जिनसे हमारे को फ्यूचर में पैसा या फिर बेनिफिट मिलेगा, उसे बोलते हैं हम असेट्स। जैसे एग्जांपल सिंपल सा, बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी जिनको बेच के हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में पैसा ले सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम, असेट्स। जैसे एग्जांपल, बिजनेस में बिल्डिंग है, वो क्या हो जाएगी, अपनी असेट। बिजनेस में अपना फर्नीचर है, वो भी क्या हो जाएगी, असेट। बिजनेस में कंप्यूटर है, वो भी क्या हो जाएगी, असेट। बिजनेस के अंदर मान लीजिए मेरा स्टॉक जो भी है, वो भी क्या हो जाएगी, असेट।
क्यों? इन सबको बेच के मैं क्या कर सकता हूं? फ्यूचर में पैसा ला सकता हूं, तो वो होती है अपनी असेट। दूसरा मैंने बोला जरूरी नहीं प्रॉपर्टी हो, राइट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने क्या बोला, असेट मतलब क्या? सिंपल था, जहां से अपने को पैसे मिलेंगे फ्यूचर में। तो जैसे मान लीजिए मैंने किसी को उधार पे माल बेचा, जिनको अपन उधार पे माल बेचते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। तो मान लीजिए मैंने किसी को उधार पे माल बेचा, तो मेरा एक उसके ऊपर राइट है कि मैं क्या कर होता हूं? उससे पैसे मांगता हूं। तो अगर अपना अपना किसी किसी और के ऊपर अपना अधिकार होता है कि उससे पैसे लेने अपने को, तो वो भी क्या हो जाएगी? अपनी असेट। तो असेट क्या होती है? बिजनेस की प्रॉपर्टी या राइट्स जिनसे फ्यूचर में अपने को पैसा मिलेगा। असेट जो होती है वो दो टाइप की होती है, करंट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट मतलब सिंपल सा वो असेट्स जो विद इन 12 मंथ्स, करंट का मतलब है विद इन 12 मंथ्स, या फिर विद इन 1 ईयर मतलब 1 साल के अंदर अंदर। और नॉन करंट का मतलब होता है आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल के बाद। तो करंट एसेट्स उन्हें बोलते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। असेट मतलब जो कैश में कन्वर्ट होती है फ्यूचर में। तो जो असेट्स अपनी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो होगी करंट असेट, और जो 1 साल के बाद होगी उसे हम बोलेंगे नॉन करंट असेट्स, जो 1 साल के कब होगी? बाद में। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया, मान लीजिए किराने की शॉप है अपनी, तो किराने का जो भी आइटम है ना वो कोई भी इंसान क्या करेगा? 1 साल के अंदर अंदर बेच देगा। तो जो किराने का आइटम है उसको हम बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं उसको हम? स्टॉक या इन्वेंट्री। तो वो क्या करेंगे हम? 1 साल के अंदर अंदर उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होगा? वो अपनी होगी करंट एसेट। वैसे एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, अभी मैंने आपको बोला डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे पैसा मांगते हैं। तो हम किसी को उधारी देंगे, मान लीजिए अपन किसी को गुड बेचते हैं उधार पे, तो कितने महीने की उधारी देंगे? 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन। किसी को भी अपन ऐसा नहीं बोलेंगे 3 साल बाद पैसे देना है, 4 साल बाद। ज्यादा से ज्यादा अपन उधारी दे देंगे 1-2 महीने की, 3 महीने की, यानी कि 1 साल से पहले पहले अपन क्या करते हैं? उससे पैसा ले लेते हैं। तो वो भी क्या होगी? अपनी करंट एसेट। कौन सी एसेट होगी? करंट। सेकंड नॉन करंट क्या होती है? नॉन करंट मतलब वो असेट्स जिनसे हम पैसा लेंगे 1 साल के बाद। जैसे एग्जांपल मेरी बिल्डिंग है, तो जो बिल्डिंग है ना वो कोई भी इंसान हर साल बेचता नहीं है। बिल्डिंग बिकती है 5 साल में, 10 साल में, या फिर जब बिजनेस बंद होता है तब। तो बिल्डिंग जो बार बार कैश में कन्वर्ट नहीं होती, ये कब कन्वर्ट होती है? बहुत टाइम के बाद। तो ये कौन सी होगी? नॉन करंट एसेट। इसी बिजनेस के अंदर मानो फर्नीचर लगा रखा है, तो फर्नीचर भी कोई भी बार बार हर साल नहीं बेचता है, या फिर हर 2-3 महीने में नहीं बेचता है। तो वो कब बेचेंगे अपन? 1 साल के बाद। तो वो भी क्या होगी? अपनी नॉन करंट एसेट। तो सिंपल सा करंट एसेट्स वो जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन करंट एसेट्स वो जो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट हो। अगला वर्ड है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का क्या मतलब है? लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेस की ओब्लिगेशंस। ओब्लिगेशन मतलब बिजनेस के कर्जे। जितना भी बिजनेस ने कर्ज ले रखा है, मतलब किसी से उधारी ले रखी, उसे बोलते हैं अपन लायबिलिटी। लायबिलिटी अपने को आज या फिर फ्यूचर में क्या करना पड़ता है? इसमें पेमेंट करना पड़ता है। असेट की जस्ट उल्टी होती है लायबिलिटी। असेट में अपने को कहीं से पैसा मिलेगा फ्यूचर में, लायबिलिटी में अपने को फ्यूचर में पैसा किसी को देना है, किसी को वापस से लौटाना है, तो वो होती है अपनी लायबिलिटी। सेम लायबिलिटी भी दो टाइप की होगी, करंट और नॉन करंट। करंट मतलब ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट हमको 1 साल के अंदर अंदर करना है, तो हो जाएगी करंट लायबिलिटी। ऐसी नॉन करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट हमको 1 साल के बाद करना है, तो वो क्या हो जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल मैंने किसी बैंक से लोन लिया 6 महीने के लिए, तो वो मेरी कौन सी लायबिलिटी होगी? पहली बात तो बैंक से लोन लिया है तो मुझे चुकाना पड़ेगा वापस, तो वो मेरी लायबिलिटी होगी। और करंट होगी या नॉन करंट? तो वो मेरी करंट लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने 6 महीने के लिए लोन लिया है, तो 6 महीने के अंदर अंदर मुझे चुकाना पड़ेगा, तो वो होगी करंट। ये मैंने किसी बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, तो मेरे को कब चुकाना पड़ेगा? 5 साल के बाद, तो वो मेरी कौन सी लायबिलिटी होगी? नॉन करंट लायबिलिटी। तो असेट भी दो टाइप की होती है, करंट और नॉन करंट, और लायबिलिटी भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, करंट और नॉन करंट।
इनमें वैसे तो इतना अभी तुम्हारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ। असेट ना एक और टाइप की होती है, उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट सबसे पहली बात तो क्या होती है? फिक्टिशियस असेट अपनी वो असेट होती है जो रियलिटी में असेट है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको असेट मान रहे हैं। फिक्टिशियस असेट वो असेट होती है जो रियलिटी में असेट नहीं है, मतलब वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कहीं से भी अपने को फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपन उसको क्या करेंगे? असेट मानेंगे। ये क्यों मानेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिक्टिशियस असेट क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी में भी एक और टाइप की होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है ऐसी लायबिलिटी जो होगी या नहीं होगी ये आज डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करेगा फ्यूचर के किसी एक इवेंट पे। फ्यूचर के किसी एक इवेंट पे मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो अपने को देना पड़ सकता है, फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल, मेरे किसी कस्टमर ने मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर रखा है और उसका पेमेंट देना है मुझे 15,000। अब वो 15,000 रुपए मैं दूंगा या नहीं दूंगा, ये मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर कोर्ट का डिसीजन जो आया वो मेरे फेवर में आया तो वो क्या होगा? मेरे को पेमेंट नहीं देना है। लेकिन अगर मेरे कस्टमर के फेवर में आया तो मेरे को क्या करना पड़ सकता है? पेमेंट देना पड़ सकता है। इस कंटिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, इसका कोई कंफर्म नहीं है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का सिंपल सी वो लायबिलिटी जो हमारे को देनी है या नहीं देनी है आज पता नहीं पड़ेगा, ये फ्यूचर के किसी इवेंट में पता पड़ेगा। अगला अगला वर्ड है एक्सपेंस। अब सबसे पहले एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है अपने बिजनेस के खर्चे। खर्चे जितने भी हो रहे, मतलब खर्चे किन्हें बोलते हैं? ऐसा पैसा जो मैं खर्च कर चुका हूं और बदले में कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस ले चुका हूं, अब वो जो पैसे हैं वो मैंने यूज कर लिए, वो एक तरह से अपने में क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अपन बोल सकते हैं बिजनेस के वो खर्चे जिनका हम इस्तेमाल यानी यूज इसी साल में कर चुके हैं, जिनका बेनिफिट हमें इसी साल में मिल चुका है। सबसे पहले तो अपना अकाउंटिंग में ईयर कौन सा चलता है? तो अपने अकाउंटिंग में ईयर चलता है अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो मान लीजिए अपना 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, इन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट्स में हम फाइनेंशियल ईयर को लेते हैं, कैलेंडर ईयर को जनरली यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का भी मान लीजिए अपना ईयर चल रहा है। तो इसके बीच में अगर मैं कुछ खर्चे कर रहा हूं और उसका इस्तेमाल भी मैं इसके बीच में कर चुका हूं तो मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस, खर्चा। इस साल में उसका मैं क्या कर चुका हूं? फायदा उठा चुका हूं। लेकिन मान लीजिए मैं उसका फायदा इस साल नहीं उठा पाया, अगले साल उठाऊंगा मान लीजिए, तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, मेरी शॉप पे एक जना काम करता है, उसको मैंने सैलरी दी 15 महीने की, 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2021 तक की सैलरी दी मैंने उसको 15,000, यानी कि हर महीने की 1,000। तो ये 15,000 को ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले तो इस साल का कितना है और फिर अगले साल का कितना है। तो इस साल का कितना है? 12 महीने का 12,000 और अगले साल का कितना है? 3 महीने का 3,000। ये हो गए पूरे 15 महीने। तो इस साल का जो मैं फायदा उठा चुका हूं, जो मैंने सैलरी दी 15,000, उसमें से 12,000 यानी 12 महीने के तो मैं इस साल उससे काम कर चुका हूं। तो ये 12,000 तो क्या होगा? मेरा एक्सपेंस। क्या होगा ये? एक्सपेंस। लेकिन मैं बात करूं तो इस 3,000 रुपए की, 3,000 रुपए वो पैसे जो मैं उसको दे चुका हूं, लेकिन उसका फायदा मैंने आज नहीं लिया, मैंने उससे भी काम नहीं कराया। ये 3,000 रुपए मैंने कब के दिए? उसे आने वाले 3 महीने, अगले साल के। तो मैं अगले साल के 3 महीने तक उससे काम कराऊंगा इसके बदले। तो यानी कि ये कौन सा है? पैसा आज दे चुका हूं, लेकिन बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो ऐसी चीज जिनसे अपने को बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है तो हम उसे बोलते हैं क्या है? असेट्स। क्या बोलते हैं? असेट्स। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? असेट। और मान लीजिए मैं इसको 12,000 रुपए इस साल की सैलरी देनी थी,
12,000 में से मान लीजिए मैं इसको केवल और केवल 9,000 देता और इसको बोलता कि 3,000 रुपए तेरे जो सैलरी है वो बाकी रख रहा हूं मैं, अभी नहीं दे रहा हूं, तुझे बाद में दूंगा। तो 3,000 रुपए मैंने क्या करा, उसकी खर्चे को, अपने किसी खर्चे को बाकी रख दिया। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए हो जाएगी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि खर्चा है, हो गया, अभी उसको देना है, मैंने दिया क्या, नहीं दिया, लेकिन देना तो पड़ेगा। तो मेरे बिजनेस के ऊपर क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, ओब्लिगेशन, कि इसको आज नहीं तो कल क्या करना है, पैसे देने हैं। तो ये 3,000 रुपए अपनी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। अब 3,000 रुपए को जो अपन बिजनेस में खर्चे बाकी रखाते हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो अभी आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, और ऐसे खर्चे जो मैंने पहले से एडवांस में दिए, इसको हम बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड, प्री मतलब पहले से, पेड, पेड कर दिए मतलब पहले से पे कर चुका हूं। तो प्रीपेड एक्सपेंस है वो अपनी एसेट होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो अपनी लायबिलिटी होगी। सिंपल सा इतना समझ में आ गया एक्सपेंस में। अगला है इनकम। इनकम का भी सेम ऐसा ही रूल है। सबसे पहले इनकम किसे बोलते हैं, इनकम मतलब वो पैसे जो अपन ने रिसीव कर लिए, वो कमाई, अपने बिजनेस की कमाई जो अपन ने रिसीव कर दी, और जो मेरे को किसी को लौटाने नहीं, वो पैसे जो है मेरे हो गए, वो मैं किसी को वापस से पे नहीं करूंगा, उसे बोलते हैं हम इनकम। जैसे एग्जांपल, अपनी किराने की शॉप है, मैं किराने की शॉप में किसी को सामान दिया 5,000 रुपए का, और उससे 5,000 रुपए वापस उसने मेरे को दिए, तो क्या मैं 5,000 रुपए उसको वापस लौटाऊंगा, क्या नहीं लौटाऊंगा। तो वो 5,000 रुपए क्या हो गई, मेरी इनकम। सेम जैसे अपन एक्सपेंस में करते हैं वैसे इनकम में करते हैं। ईयर देखेंगे कौन से ईयर का है, अगर वो इस साल का है तो अपनी क्या हो जाएगी, इनकम। मान लीजिए 15,000 रुपए मैंने किसी से लिए। मान लीजिए एक एग्जांपल, अपन ने कोई अपनी जमीन थी बिजनेस की, उसको रेंट पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है, उसका रेंट आता है हर महीने का 1,000। अब किसी ने मुझे 15,000 रुपए क्या करा है, रेंट दिया। इस बार मैं पे नहीं कर रहा हूं, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं। पहले इसको मिटा देता हूं, ये लायबिलिटी और ये असेट को हटा दिया। और इस बार ये अपने लिए एक्सपेंस नहीं है। मान लीजिए टोटल मेरा रेंट आया 15,000 रुपए का, तो उसमें से मैं चेक करूंगा इस साल के लिए कितना आया। तो इस साल के लिए अप्रैल से लेके मार्च हर महीने का 15,000 रुपए 15 महीने का है, यानी हर महीने का 1,000 रुपए रेंट आया। तो इस साल के 12 महीने का जो 12,000 रेंट है वो तो मेरी क्या है, इनकम। ये मैं क्या उसको लौटाऊंगा, क्या नहीं लौटाऊंगा। क्यों? क्योंकि 12 महीने मैंने उसको किराए पे दिया, तो ये मेरा हो गया। लेकिन मैं बात करूंगा अभी 3,000 रुपए उसने मुझे अभी से दे दिए आने वाले साल के लिए, तो क्या ये मेरी अभी इनकम है क्या? अभी ये मेरी इनकम नहीं हुई, इनकम अभी मेरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उसको रेंट किराए पे अभी मकान दिया ही नहीं है आने वाले 3 महीने के लिए। तो ये मेरी इनकम कब होगी? जब वो 3 महीने हो जाएंगे उसके बाद। तो आज जो 12 महीने की इनकम है वो तो मेरी इनकम है 12,000, लेकिन जो 3,000 रुपए है ना, ये अभी मेरी क्या होगी सोचो। तो ये मेरी क्या होगी, लायबिलिटी की होगी। अभी मेरे ऊपर ये कर्ज है कि उसने मुझे 3,000 रुपए पहले से दे रखे हैं, एडवांस दे रखे हैं। तो आज या फिर मुझे फ्यूचर में क्या करेंगे, या तो उसको 3,000 रुपए उसके लौटाने पड़ेंगे, या फिर 3,000 रुपए का उसको सर्विस देनी पड़ेगी, मतलब उसको किराए पे जमीन देनी पड़ेगी। तो ये होती है बिजनेस की लायबिलिटी। क्या होती है ये? लायबिलिटी। और इसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। इसे हम बोलेंगे इनकम अपन ने रिसीव करी और एडवांस में करी, तो इनकम रिसीव इन एडवांस। अब सेम ऐसे मान लीजिए जो इनकम थी मेरी, अभी इसको भूल जाइए, मान लीजिए 12,000 रुपए इस साल के रेंट आने वाला, उसने मुझे 9,000 ही दिया और 3,000 रुपए तो बोला कि अभी बाकी रख लो, अभी बाकी रख लो, मैं आपको ये बाद में दे दूंगा। तो पहली बात तो मेरी इनकम तो कितनी हुई, पूरे 12,000 की, उसमें से 9,000 तो उसने मुझे कैश दे दिया।
3,000 रुपए और आना बाकी है, तो 3,000 रुपए मेरे लिए क्या हो जाएगी, मेरी असेट, पैसे आना बाकी है। तो असेट को ये बोलते हैं ना जिससे फ्यूचर में पैसे आते हैं, तो 3,000 क्या हो जाएगी मेरी असेट, सिंपल सा कि इससे पैसे लेने हैं। तो सिंपल है, किसी से भी पैसे लेने हो तो अपनी असेट, किसी को पैसे देने हो तो अपनी लाइबिलिटी। तो 3,000 रुपए मुझे लेने हैं, मेरी असेट हो जाएगी। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको हम बोलेंगे एक्रूड इनकम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इनकम रिसीवेबल। एक्रूड इनकम मतलब सिंपल सा ऐसी इनकम जो एक्रू हो गई, एक्रू हो गई मतलब मैंने कमा ली लेकिन अभी तक आई नहीं। या फिर इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल मतलब भी क्या होता है, ऐसी इनकम जो रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मेरे को फ्यूचर में रिसीव होगी, अभी रिसीव नहीं हुई है, कब होगी, फ्यूचर में रिसीव होगी, सिंपल सा। तो इनकम कितने टाइप की बताई मैंने, इनकम दो टाइप की, एक तो होती है इनकम रिसीव इन एडवांस, ये अपनी क्या होती है, लायबिलिटी। और एक बताइए इनकम रिसीवेबल, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। एक बार फिर से, एक्सपेंस क्या होते हैं, बिजनेस के खर्चे, इनकम क्या होती है, बिजनेस की कमाई। एक्सपेंस को हम दो पार्ट में बोल सकते हैं, या तो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग। एक तो कैश वाले हो गए, और उधारी के दो टाइप के बोल सकते हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड मतलब एडवांस में पे कर दिए, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है। तो अगर एडवांस में दे दिए तो उनसे बेनिफिट अपने को मिलेगा, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, असेट। देना है, आउटस्टैंडिंग देना है, अभी देना बाकी है, तो ये अपनी क्या है, लायबिलिटी, पैसे देने हैं इसको। ऐसे इनकम में, इनकम अपन ने एडवांस में ले ली तो उसे वापस लौटानी पड़ेगी, तो ये अपनी क्या है, लायबिलिटी। और इनकम अभी आना बाकी है, आएगी, तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो ये अपनी क्या है, असेट, सिंपल था। अगला पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। सबसे पहले तो क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब सिंपल सा है, ट्रेड यानी बिजनेस, और रिसीवेबल मतलब बिजनेस अपन कर रहे हैं और उसमें अपन ने को पैसे किसी से लेने, मतलब किसी को अपन ने उधार में माल बेचा होगा तो उससे अपने को पैसे लेने, रिसीवेबल मतलब लेने। और सेम पेबल मतलब क्या करने, देने। तो रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या है, ऐसे वो, इसके अंदर वो चीज आएगी जिनको हमने बिजनेस में उधार में माल बेचा है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि उधार में हम जिनको माल बेचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। क्या बोलते हैं, डेटर्स। और एक और आता है बिल रिसीवेबल, वो क्या होता है, वो इसका चैप्टर आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा बिल रिसीवेबल क्या होता है। तो इसके अंदर दो चीज आती है, एक होता है अपने डेटर्स और एक होता है बीआर, बिल रिसीवेबल। ये क्या होता है, तो इसका चैप्टर है अलग से, उसमें बताऊंगा क्या होता है। अगला है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब सिंपल सा जस्ट इसका उल्टा। ट्रेड रिसीवेबल में हम क्या कर रहे थे, बिजनेस में हमने माल बेचा और किसी से पैसे लेने,
ट्रेड पेबल में क्या हो जाएगा, हमने बिजनेस में किसी से माल खरीदा और अब हमें उसे पैसे देने हैं, पैसा देना है, तो ये ट्रेड पेबल में क्या हो जाएगा, ऐसे लोग जिनसे हम उधार में माल खरीद रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे, इसके अंदर आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं। और बिल रिसीवेबल की जगह हो जाएगा बिल पेबल, जिनको बिल का पैसा देना है। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होगा, जिनसे पैसे लेने, ट्रेड पेबल मतलब जिनको पैसे देने। तो सिंपल सा ट्रेड रिसीवेबल अपनी क्या हो जाएगी, असेट। क्या हो जाएगी, असेट। क्यों, क्योंकि पैसे लेने। और ट्रेड पेबल में पैसे देने, तो ये क्या हो जाएगी अपनी लायबिलिटी, किनको पैसा देना है। अगला है सोलवेंट या फिर इनसोल्वेंट। पहली बात तो कौन होते हैं सोलवेंट और कौन होते हैं इनसोल्वेंट। सोलवेंट मतलब सिंपल सा वो लोग जो अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के कैपेबल हैं। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए मेरा बिजनेस चल रहा है किराने का, इसमें मैंने जितनी भी उधारी है मेरी, मान लीजिए टोटल बिजनेस में उधारी चल रही है 5 लाख की, तो मैं देखूंगा क्या मेरे पास 5 लाख की मेरे पास लाइबिलिटी चल रही है, तो क्या मेरे पास 5 लाख की असेट्स भी है या नहीं है। अगर मेरे पास 5 लाख की असेट्स होगी या उससे ज्यादा की असेट्स होगी, तो मैं क्या कर पाऊंगा, सिंपल सा उन असेट्स को बेच के क्या करूंगा, लायबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा। लेकिन तो ऐसे में जब मेरे पास पैसे दे सकता हूं तो उसे बोलेंगे सोलवेंट, मतलब ये इंसान अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करने के कैपेबल है। एक होता है इनसोल्वेंट। इनसोल्वेंट मतलब बोलते हैं वो इंसान जिसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई और वो अपनी लायबिलिटीज को चुकाने के कैपेबल में नहीं है। तो हम सुनते हैं ना, ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया या फिर दिवालिया हो गया। तो इंसॉल्वेंट का मतलब सिंपल सा इतना, वो इंसान जो अपनी लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पा रहा है अपनी एसेट के थ्रू। तो जैसे मान लीजिए मैंने लोन ले रखा है 5 लाख का, लेकिन मेरे पास असेट्स वगैरह में अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूं तो मेरे पास खाली 2 लाख रुपए ही, तो मैं 3 लाख रुपए का पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा। मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। फिर क्या होगा, मैं सबको बोल दूंगा मैं तुम्हारे लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, वापस से जीरो से स्टार्ट करूंगा अपना बिजनेस। अब मेरी जो भी लाइबिलिटी है मुझे उनका पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं वापस से बैंक में एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, वापस से पूरी शुरुआत से ट्रांजेक्शन करूंगा। अब मैं जो भी पैसे कमाए, अब मैं चाहूं तो उनको दे सकता हूं, चाहूं तो नहीं दे, नहीं भी दूंगा तो भी वो मेरे खिलाफ कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो सोलवेंट और इंसॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया। अगला वर्ड है परचेज या फिर परचेज रिटर्न। सबसे पहले परचेज क्या होता है, परचेज मतलब होता है सिंपल सा बिजनेस के अंदर वो चीज को खरीदना जो हम वापस से बेचते हैं, रीसेल करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, मेरी किराने की शॉप है, तो अगर मैं किराने के आइटम्स खरीदूंगा ना तो वो मेरे लिए क्या होगा, परचेज। लेकिन मान लीजिए मैं किराने का आइटम नहीं खरीद रहा हूँ, कुछ और खरीद रहा हूँ। जैसे मेरा काम तो है किराने का, लेकिन मैं अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, या फिर फर्नीचर खरीद रहा हूँ, या फिर कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, या फिर अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीद रहा हूँ, या फिर मोबाइल खरीद रहा हूँ। तो ये सब मैं परचेज में नहीं लिखूंगा, ये भी खरीदे मैंने, लेकिन ये मेरी परचेज नहीं होगी। परचेज में केवल वो आएगा अगर मैं गुड्स खरीदता हूँ, गुड्स स्टॉक खरीदता हूँ, तो वो किसमें आएगा, परचेज। और परचेज रिटर्न का जस्ट इसका उल्टा, जिनसे मैंने गुड्स खरीदे अगर मैं उनको रिटर्न कर रहा हूं, वापस से लौटा रहा हूं, तो वो किसमें आएगा, परचेज रिटर्न में। सेम ऐसे ही सेल्स और सेल्स रिटर्न, इसका उल्टा। परचेज में मैं क्या करता हूँ, खरीदता हूँ। सेल्स में मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। तो अगर मैं गुड्स बेचता हूं, जो मेरा मेन काम है, अगर मैं वही बेच रहा हूं तो वो मेरी क्या होगी, सेल्स। या फिर मैं उसके अलावा कुछ बेचूंगा तो वो सेल्स नहीं होगी। जैसे एग्जांपल, मेरा काम है किराने का, तो किराने का आइटम बेचूंगा तो मेरी सेल्स में लिखूंगा मैं उसे। लेकिन मैं कुछ और बेच रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर बेच रहा हूँ, बिल्डिंग बेच रहा हूँ, फर्नीचर बेच रहा हूँ, तो वो सब सेल्स में नहीं आएगा। हाँ, अगर मेरी फर्नीचर की शॉप है,
फिर मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ तो वो किस में आएगा, सेल्स में। लेकिन मेरी शॉप है किराने की और मैं बेच रहा हूँ फर्नीचर, तो फर्नीचर सेल्स में नहीं आएगा। आगे सामने तो परचेज और सेल्स, परचेज मतलब गुड्स को खरीदना, सेल्स मतलब गुड्स को बेचना। अगला वर्ड है अपना स्टॉक या फिर इन्वेंटरी। स्टॉक या इन्वेंटरी का मतलब है जो चीज मैं रेगुलर बेचता हूं उसका मेरे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, कितने रुपए का माल मेरे पास है बिजनेस में। जैसे मान लीजिए मेरा किराने की शॉप है, तो किराने के जितने भी आइटम है, मान लीजिए मेरी दुकान में किराने के 10 लाख रुपए के आइटम पड़े, तो 10 लाख रुपए मेरी क्या होगी, इन्वेंटरी। अब उसके अंदर सारे अलग अलग टाइप के दाल, चीनी, चावल वगैरह, मसाले वगैरह सब किराने के आइटम उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए फर्नीचर है, तो फर्नीचर स्टॉक के अंदर नहीं आएगा। स्टॉक के अंदर केवल वो चीज आएगी जो मैं बेचता हूँ। मेरी मोबाइल की शॉप है, तो जितने भी मोबाइल होंगे वो क्या आ जाएंगे, स्टॉक में आ जाएंगे। मान लीजिए मेरी फर्नीचर की शॉप है, तो जितना भी फर्नीचर वो किस में आ जाएगा, स्टॉक में। या फिर मान लीजिए मेरी कंप्यूटर की शॉप है, तो जितने भी कंप्यूटर है मेरे पास वो सब किस में आ जाएंगे, स्टॉक में। तो स्टॉक मतलब सिंपल सा अपन जो बेचते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी अभी अपने पास अवेलेबल है। तो ये क्या हो जाएगी, सिंपल से अपनी असेट क्या हो जाएगी, स्टॉक है। तो ये क्या हो जाएगी, सिंपल से मैं कभी भी बेच के क्या कर सकता हूँ, इससे पैसे ले सकता हूँ, तो इससे मुझे क्या होंगे, फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, असेट। आगे सामने अगला है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब है किसी को अपन जब गुड्स बेचते हैं तो उसको कुछ छूट देना, इतने रुपए तू कम दे दे, उसे बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट अपन दो टाइप के देते हैं, एक देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, एक देते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड वर्ड से पता चल रहा है, ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है बिजनेस करना। तो ट्रेड मतलब होगा मैं उसको उकसाऊंगा कि तू मेरे से ज्यादा बिजनेस कर। जैसे कई सारी जगह पे हम बिजनेस कुछ शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो वहां लिखा होता है बाय 3 एंड गेट 10% ऑफ, बाय 4 एंड गेट 20% ऑफ, बाय 5 एंड गेट 30% ऑफ। मतलब जितना ज्यादा खरीदेंगे ना उतना ज्यादा वो हमारे को क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम आपको उकसा रहे हैं कि आप कम मत खरीदो, ज्यादा खरीदो, और इतना हम आपको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो उसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। मतलब जो अपने को किस पे मिलता है, क्वांटिटी पे, कि ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, उसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से इसका कोई अकाउंट नहीं बनता, इसको हम अलग से शो नहीं करते बुक्स के अंदर। क्यों नहीं करते, इसका चैप्टर आएगा जब, तब बताएंगे। अगला है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब होता है, वर्ड से पता चल रहा है कैश, कैश मतलब मैं उसको बोल रहा हूं मेरे को कैश दे। तो कैश डिस्काउंट मतलब है मैं गुड्स बेच रहा हूं। कई सारे लोग होते हैं जो उधार में माल बेचते हैं। तो मान लीजिए मैंने किसी को उधार में माल बेचा है, हर बार मैं किसी को उधार में माल बेचता हूँ, उसका नाम है मान लो राम। आज मेरे को पैसे की जरूरत थी, तो मैंने राम को बोला एक काम कर, हर बार तू मोबाइल, ये जो मेरा डिस्क जो भी तू खरीदता है सामान, वो उधार में लेके जाता है और 1 महीने बाद मुझे पैसे देता है। 10,000 रुपए का तेरा सामान है, तू अगर मुझे ये पैसे अभी दे देगा तो मैं तुझे 500 रुपए कम, 500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। यानी कि तू अगर अभी देगा तो तुझे 9,500 देने, अगर तू 1 महीने बाद देगा तो तुझे 10,000 देने, यानी 500 रुपए का मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो अगर उसने मुझे पैसे अभी दे दिए तो उसको जो मैंने डिस्काउंट दिया वो क्या हुआ, कैश डिस्काउंट। ये मैं देता हूं जल्दी से पैसे लेने के लिए। आगे समझ में, तो ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए मिलता है, क्वांटिटी के लिए, और कैश डिस्काउंट किसके लिए मिलता है, जल्दी से पैसे लेने के लिए। डिस्काउंट जो है दो टाइप के होते हैं, ऐसे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसके अलावा अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं किसी को तो हम वर्ड यूज करेंगे डिस्काउंट अलाउड। अलाउड मतलब मैंने उसको दिया है और कोई और मेरे को डिस्काउंट दे रहा है। मान लीजिए मैं गुड बेच रहा हूं, तो मैं कहीं से खरीद भी रहूंगा, अब मैं खरीद रहा हूं, मैं इनको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वो क्या करेंगे, मुझे डिस्काउंट देंगे कि इतना अगर तू ज्यादा खरीदेगा तो तुझे ये डिस्काउंट, तू जल्दी पैसे देगा तो तेरे को ये डिस्काउंट। तो अगर मैं उनको डिस्काउंट दूं तो उन्हें बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। अगर मेरे को किसी से डिस्काउंट मिले तो इसे बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव, मेरे को मिला।
सेम ऐसे एक और वर्ड होता है रीबेट। डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस होता है। डिस्काउंट हम काय के लिए दे रहे हैं? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या जल्दी पेमेंट के लिए। लेकिन रिबेट हम तब देते हैं, रिबेट मतलब भी होता है किसी को कुछ एक तरह से पैसे उससे कम लेना, यानी कि उससे कुछ ना कुछ उसको डिस्काउंट देना। लेकिन रिबेट में क्या करते हैं हम? रिबेट हम तब देते हैं जब हमारी कुछ गलती होती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मैंने किसी को गुड्स बेचे, आज बेच दिए, उससे पैसे ले लिए कर लिए, या फिर मान लो भले पैसे नहीं भी दिए, वो मेरे पास अगले दिन आया और बोला कि इस गुड्स में ना ये कमी लग रही है, मुझे ये खराबी है, तो अब इसके लिए कुछ ना कुछ मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो मैंने उसको बोला तूने जो चीज लिया मान लो 10,000 का, अब तुझे लग रहा खराब है, तो तू एक काम कर 500 रुपए तू वापस ले ले। तो जो 500 रुपए मैंने उसको कम दी उसे बोलेंगे हम रिबेट। रिबेट कब मिलती है? तो एक बार सेल हो जाती है, उसके बाद कस्टमर हमारे को बताता है कि ये मेरे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उसके बाद जो मिलती है उसे बोलते हैं रिबेट। तो डिस्काउंट तो कब होती है? सेल के टाइम, और रिबेट कब हो जाती है? सेल के बाद। ये हुआ रिबेट। अगला वर्ड है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब है बिजनेस से पैसा गया या फिर अब बिजनेस से पैसा जाएगा, या तो चला गया अभी दे दिया मैंने, या फिर अब दूंगा देना बाकी है, उसे बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। मतलब बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, या तो चले गए या फिर अब दूंगा, दोनों में बिजनेस से पैसे जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं बिजनेस से पैसे किसी को दे रहा हूं तो बदले में कुछ ले भी रहा हूँ, तो जो चीज मैं ले रहा हूं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये तीनों क्या होते हैं? कहीं पे भी अकाउंट्स में वर्ड आए रेवेन्यू और कैपिटल, तो रेवेन्यू का सिंपल सा मतलब है 1 साल के अंदर अंदर, और कैपिटल का मतलब है 1 साल के बाद। रेवेन्यू ऐसी चीज होती है जो बार बार होती है, कैपिटल वो चीज होती है जो कभी कभार होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो मैं बार बार करता हूं और उसका बेनिफिट मुझे सेम साल में मिल जाएगा, इसी साल बेनिफिट मिल जाएगा। तो सोचिए इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो मैं बार बार खर्चता हूं, मैं पैसे खर्च करता हूं और उसका बेनिफिट सेम साल में ले लूंगा। तो मैंने बताया एक्सपेंस। एक्सपेंस अपने वही खर्चे होते हैं ना जो मैं अभी कर रहा हूं और उसका बेनिफिट भी इसी साल ले चुका हूं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुछ नहीं, अपने एक्सपेंस को ही बोलते हैं। सेम ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करा मैंने आज, उसका बेनिफिट मुझे इस साल नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब 1 साल से ज्यादा साल में मेरे को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग को मैं पूरा इस साल यूज नहीं कर सकता, बिल्डिंग में इस साल भी यूज करूंगा और फ्यूचर में भी करूंगा, तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मुझे बेनिफिट कब देगी? 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए बेनिफिट देगी, उसे बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो इसी साल बेनिफिट दे रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या बोला? बड़े खर्चे जो मुझे बेनिफिट कब देंगे? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जिनसे बेनिफिट मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? असेट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अपन क्या बोल सकते हैं? अपने एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या बोल सकते हैं? अपनी असेट। तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल सा मतलब है ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जो है तो रेवेन्यू, लेकिन मैं उसे रेवेन्यू नहीं मान रहा हूं, मैं उसे क्या मान रहा हूं? कैपिटल मान रहा हूं। कैपिटल मान रहा हूं, है तो रेवेन्यू लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? कैपिटल। मतलब मैंने करा तो खर्चा है, लेकिन मैं उसे खर्चा नहीं मान रहा हूं, मैं उसे असेट मान रहा हूं। तो ऐसा मैंने बताया तुम्हारे को, अभी जस्ट बताया था। असेट्स में फिक्टिशियस असेट होती है, जो रियलिटी में असेट होती नहीं है लेकिन फिर भी असेट मान रहे हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्यों मैं उसको खर्चा नहीं मान रहा हूँ, असेट मान रहा हूँ? सिंपल सा इसका मीनिंग, मान लीजिए मेरा बिजनेस है किराने का, उसमें मेरी सेल्स होती है 10 लाख की पूरे साल में। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे खरीदना भी पड़ता होगा। उस सेल की जो भी मेरे को कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं हम COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS का सिंपल सा मतलब है गुड्स को बेचने के लिए ऐसी कॉस्ट जो मुझे करनी ही पड़ेगी। मतलब COGS मतलब होता है गुड्स को बेचने के लिए ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए गुड्स में बेच रहा हूं तो पहले मुझे खरीदनी ही पड़ेगी, तो परचेज हो गया। इसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं इसका चैप्टर आएगा तब बताऊंगा। अभी शॉर्ट में बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस उन्हें बोलेंगे जो मेरे को जितनी सेल्स करूंगा उतने ही डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे बढ़ते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। अगर मान लो मैं सेल कर रहा हूँ 1 लाख की तो डायरेक्ट एक्सपेंस कम होगा, सेल करूंगा 10 लाख की तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है मेरा ज्यादा होगा। वो किसके रिलेशन में होते हैं? सेल्स के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल किराया, केरिज जिसे बोलते हैं केरिज इनवर्ड। जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं तो मैं क्या देता हूं? केरिज देता हूं, किराया देता हूं। तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का एक पार्ट है। तो सिंपल सा COGS के अंदर क्या आता है? एक तो आती है परचेज और एक आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसे बोलते हैं अपन COGS। अब इसका इससे क्या रिलेशन है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब अपने खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अपनी एसेट। अभी मैंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, उसमें मैं 10 लाख रुपए की सेल कर रहा हूं सालाना, 10 लाख की सेल्स कर रहा हूं। ये सेल्स करने के लिए मेरे खर्चे आते हैं COGS, 8 लाख रुपए के मेरे खर्चे आ रहे हैं। जो भी चीज अकाउंट्स में माइनस में लिखनी है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मेरा जो प्रॉफिट है जिसे हम GP, ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रोस प्रॉफिट मतलब अपन बोल सकते हैं एक तरह से मोटा मोटा प्रॉफिट। अभी इसमें सारे खर्चे माइनस नहीं करें, कुछ खर्चे और बाकी अपन माइनस करेंगे, उसे बोलते हैं अपन ग्रोस प्रॉफिट। अब मैंने क्या बोला? 2 लाख रुपए का मान लीजिए मेरा प्रॉफिट आ गया। अब मैंने इस साल में ना एक बड़ा खर्चा करा था एडवर्टीजमेंट के ऊपर, मान लीजिए 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख रुपए का। अब मान लीजिए मेरे इतने छोटे से बिजनेस में मैंने इतना 5 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर दिया, तो क्या इसका बेनिफिट मुझे इसी साल मिलेगा? इससे ज्यादा साल मिल सकता है। तो इसका बेनिफिट मुझे इससे ज्यादा साल तक मिल सकता है। लेकिन ये एक तरह से ना मेरी एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एसेट में मेरे को बदले में प्रॉपर्टी और राइट्स मिलती है, और जो फ्यूचर में क्या होती है कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं इसको ना तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आ रही, ना कोई राइट्स आ रहे, और ना ही इससे क्या होगा मैं फ्यूचर में इससे बेच के कुछ पैसे ले सकता हूँ। तो एडवर्टीजमेंट है तो क्या मेरा खर्चा, एक्सपेंस, लेकिन इससे क्या होगा मेरे P&L पे, मतलब मेरे प्रॉफिट और लॉस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा। मेरे वैसे तो साल में मैंने क्या करा, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये एक खर्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसकी वजह से मेरा साल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 3 लाख रुपए का। तो इतना ज्यादा लॉस मेरे, इससे क्या होगा, हर साल तो मैं क्या बताता हूँ 1-2 लाख प्रॉफिट, एक साल में मैं क्या करूंगा डायरेक्टली 3 लाख का लॉस, तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत नीचे चले जाएंगे। मैं किसी को दिखाऊंगा तो वो लोग बोलेंगे कि इस साल इतना लॉस किसकी वजह से हो गया, मतलब क्यों, मतलब वो समझेंगे कि इस साल क्या हुआ होगा, बिजनेस खराब चला होगा। तो इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 5 लाख रुपए को पूरा इस साल खर्चा नहीं बताऊंगा, इसको मैं 5 साल में खर्चा बताऊंगा 1-1 लाख रुपए। तो इसमें से 5 लाख में से 1 लाख रुपए को तो क्या करूंगा मैं एक्सपेंस मानूंगा, और 4 लाख रुपए यानी आने वाले 4 साल के उनको क्या बना दूंगा, असेट। लेकिन उसे मैं असेट नहीं बोलूंगा, उसे मैं बोलूंगा फिक्टिशियस असेट, रियलिटी में ये असेट है ही नहीं। तो सिंपल सा रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब अपने खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अपनी असेट, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जिन्हें अपन ने असेट बना दिया लेकिन वो रियलिटी में असेट नहीं है। अगला वर्ड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का सिंपल सा मतलब है अपना जो रोज का काम है, जो मेन बिजनेस है अपना। जैसे मान लीजिए मेरी किराने की शॉप है, तो मैं किराने का माल अगर बेचता हूं
उससे जो भी पैसा आता है वो किस में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जैसे ऐसा ही तो मैंने बताया था सेल्स, उसको तो मैं सेल्स बोलता हूँ। तो सेल जो है ना वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट होता है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जरूरी नहीं हर बिजनेस वाला सेल्स ही करे। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो कोचिंग पढ़ा के मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगी, फीस। वो फीस किस में आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक बड़ा कंसेप्ट है, उसका पार्ट होता है सेल्स। आगे समझ में। अगला वर्ड है प्रॉफिट या फिर गेन। वैसे तो ये दोनों वर्ड एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रॉफिट मतलब होता है वो पैसा जो मैंने कमाया अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन से, जो मेरी ऑपरेटिंग मतलब मेरा मेन काम है। जैसे मेरा काम है मानो किराने की गुड्स, किराने के सामान बेचना, उससे जो पैसा मैं कमाऊंगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन मान लीजिए मेरा किराने की शॉप है, उसमें मैं अपना कोई स्कूटर है, मैंने स्कूटर खरीदा था 10,000 में, कोई कस्टमर आया उसे वो अच्छा लगा, उसने बोला 12,000 में मुझे दे दे, तो उस पर मुझे 2,000 का फायदा हुआ। वो 2,000 मेरा प्रॉफिट नहीं है, वो मेरा गेन है। ये एबनॉर्मल होते हैं, ये कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन मेरा मेन काम क्या है, स्कूटर बेचना है क्या, नहीं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, गेन। तो प्रॉफिट वो होते हैं जो अपना बिजनेस से आ रहा है, गेन वो होता है जो मेरा मेन काम नहीं है, कभी कभार मेरे को हो जाता है। अगला है वाउचर। वाउचर का सिंपल सा मतलब होता है बिजनेस के प्रूफ्स, एविडेंस। ये वो डॉक्यूमेंट है जो अपने को एविडेंस देते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे एग्जांपल, अपन बैंक में पैसे जमा कराना चाहते हैं तो वो अपने को रिसिप्ट देते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट की जो स्लिप होती है उस पर सील लगा के देते हैं, तो वो एक तरह से क्या है, वाउचर है। अपन किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं तो अपने को बिल देता है, वो बिल, इनवॉइस, वो क्या है, वाउचर है। तो वाउचर मतलब सिंपल से वो डॉक्यूमेंट जो प्रूफ है कि हाँ ट्रांजैक्शन प्लेस हुई है। और लास्ट वर्ड बचता है रिसीट। अब रिसीट क्या होती है, रिसीट मतलब है सिंपल सा अपने को कहीं से पैसे मिले या फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। रिसीट जो है अपने को फ्यूचर में या तो पैसे मिलेंगे या आज ही मिल गए। तो अगर अपने को पैसे मिले, ये दो टाइप की हो सकती है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब मेरे को पैसे मिले और अब मैं उसको वापस नहीं लौटाऊंगा, वो पैसे मेरे हो गए, तो वो होगी रेवेन्यू रिसीट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी इनकम। क्या बोलेंगे इसको हम, हमारी इनकम। लेकिन मैं बोलूं कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट वो अमाउंट होता है जो मुझे आज नहीं तो कल वापस से पे करने पड़े। तो जो पैसा मुझे लौटाना होता है वो मेरी क्या होती है, लायबिलिटी। तो सिंपल सा रिसीट कितने टाइप की होती है, दो, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब जो मुझे किसी को लौटानी नहीं है, ये मेरी इनकम है। और कैपिटल रिसीट मतलब मुझे लौटानी है, ये मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। आज की वीडियो में इतना ही। ये सब कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी काफी सारे वर्ड्स हैं जो अपने काम आएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो चैप्टर के अंदर आते जाएंगे मैं उनका मतलब आपको समझाता जाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसके अंदर क्या कमी है, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। जितना ज़्यादा आप लोग मेरे को बताएंगे कि ये कमी है, उतना ही अच्छे से मैं इसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।